एंट्री डिस्कस करेंगे किसका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो पहली एंट्री, व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल रिड्यूस। आपने क्या किया, अपने शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड वाले, ये ओल्ड वाला मतलब समझते हो, जो पुरानी वैल्यू थी वो। सपोज पहले शेयर की वैल्यू थी 10 लाख, मैं ऐसा एग्जांपल पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर 10 लाख की वैल्यू थी, आपने उसे कन्वर्ट कर दिया। आपने कहा कि भैया शेयर कैपिटल की वैल्यू अब 10 लाख नहीं रखनी है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू वाले, और इसको रखना है आपने 8 लाख रुपये। कोई डाउट यहाँ तक? अब एक बार 2 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ जाएगा? अगर एक बात नोटिस करना, कभी भी आपको एंट्री में दिक्कत नहीं, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में और लॉस है तो डेबिट में, इतना फर्क। प्रॉफिट हो जाए तो रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर देना, अगर लॉस हो जाए तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट कर देना। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो क्या कर दोगे रिकंस्ट्रक्शन को, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा इसे आप रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, कैपिटल रिडक्शन भी बोल सकते हो। कई वर्ड बुक में यूज किया था, कैपिटल रिडक्शन। कोई डाउट पहली एंट्री के अंदर, कोई समस्या? तो क्या एंट्री लिखी आपने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल न्यू वाले और टू रिकंस्ट्रक्शन। अब सेकेंड एंट्री पे ध्यान देना, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। हो सकता है ये भी, आपने अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। क्या बोला कि भैया तुम जितने के भी प्रेफरेंस शेयर थे, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सपोज ये भी 10 लाख के थे और अभी भी 10 लाख के, बट फर्क कितना है कि पहले प्रेफरेंस शेयर थे और आज वो इक्विटी बन गए। ठीक है, अब तीसरी एंट्री पढ़ते हैं। तो 2 एंट्री में डाउट किसी को नहीं। थर्ड एंट्री में हम लिखो, क्या लिखेंगे, व्हेन डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड। आपके अगर डिवेंचर्स कन्वर्टेड है, आपने कन्वर्ट कर दिया, तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कौन से वाले, ये ओल्ड वाले, और टू परसेंटेज डिवेंचर्स। अब मैं देखो यहाँ पर स्लाइड एक देखो, ध्यान देना, आप पुराने डिवेंचर्स को नए डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो या पुराने डिवेंचर्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने क्या बोला डिवेंचर होल्डर को कि भैया तुम हमारे डिवेंचर होल्डर तो हो, ऐसा करो तुम उसी अमाउंट के हमसे क्या ले लो, शेयर्स ले लो और कन्वर्ट हो जाओ। तो पहले तुम कंपनी के लिए लायबिलिटी थे, अब एज अ कंपनी के कैपिटल हो, समझ में? तो ये पूरा जब पूरा इफेक्ट पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि हमने क्या कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है। तो पुराने डिवेंचर्स को नए डिवेंचर भी मिल सकते हैं और नए शेयर्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख, मैं स्लाइड आकर लिख रहा हूँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिपेंड करता है सिचुएशन किस टाइप की है। क्वेश्चन में जो बोला जाएगा वैसा किया जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि नए डिवेंचर दे रहे हैं कन्वर्ट करके, ओल्ड को क्या करते हैं, नया डिवेंचर दे सकते हैं या चाहे शेयर्स दे सकते हैं। अब एंट्री नंबर 4 पे ध्यान देना। लेकिन आपने तो कन्वर्ट वाला था तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कुछ डिवेंचर्स क्या होते हैं, पेड वाले होते हैं, आपको डिवेंचर पे करना है। व्हेन डिवेंचर्स आर पेड, आपने डिवेंचर्स पे कर दिया, तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक? देखो क्यों, आपने डिवेंचर पे करना है तो जो आपकी लायबिलिटी थी वो क्या हो गई है, डेबिट हो जाएगी। आपकी जो लायबिलिटी थी डेबिट खत्म, और टू डिवेंचर होल्डर तो डी हो गए। अब सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी इसी केस में, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
ये पाने वाले हैं, और पाने वाले को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। पढ़ा था रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा था हमने, पर्सनल में पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, तो पाने वाला कौन है, डिवेंचर होल्डर, तो उसको डेबिट कर दिया। और देखो हमारे यहाँ से जा क्या रहा है, कंपनी से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। एज अ बैंक की बात करेंगे क्योंकि पैसा बैंक से पेमेंट हो रही है, तो टू बैंक। बैंक आपका असेट्स था, और असेट्स जब कम हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो कोई डाउट हुआ है इस एंट्री तक, कॉपी करो। देखिए 5वीं एंट्री, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। सपोज हमने क्या किया, असेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूड कर दिया, तो पार्ट 1 पार्ट 2। अब देखो सपोज होता क्या, अगर आपके सन्ड्री असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो डेबिट में एंट्री होती है। असेट्स का बढ़ना डेबिट में, और लायबिलिटी का घटना भी डेबिट में होता है, और लायबिलिटी अगर आपकी घट जाए तो डेबिट में। ये निशान समझ में आ रहा है ना, ये बढ़ने का घटने का। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू रिकंस्ट्रक्शन। कोई डाउट। लेकिन अगर सपोज अगर आपके पास असेट्स बढ़ जाता तो डेबिट, लेकिन घट भी तो सकता है। आपकी वैल्यू दिखा रहे हो 5 लाख, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख, तो आपके सन्ड्री असेट्स घटने लगे हैं, तो टू सन्ड्री असेट्स अगर घट जाते हैं तो। और ये बताओ लायबिलिटी का घटना ही हो सकता है क्या, लायबिलिटी बढ़ भी तो सकती है। आपकी लायबिलिटी 1 लाख की थी, 5 लाख हुई, अब लायबिलिटी 1,20,000 की होगी, तो लायबिलिटी का बढ़ना भी क्रेडिट साइड। टू लायबिलिटीज, लायबिलिटी का सॉरी बढ़ना। अब एक बात बताओ, असेट्स का घटना क्रेडिट में आ गया, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट में आ गया, आपके दोनों ही लॉस है। क्यों लॉस है भैया, असेट्स मेरी कम होती जा रही है और लायबिलिटी मेरी बढ़ती जा रही है, तो लॉस वाले केस में डेबिट में क्या लिख दोगे आप, रिकंस्ट्रक्शन। तो कोई डाउट यहाँ तक, ये यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो एंट्री, इसे कॉपी करो। नंबर 6 पे चलते हैं। 5 एंट्री में कोई डाउट किसी को? देखिए 6th एंट्री कहता है फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। देखो जब हम कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, लाइक ब्रोकर की सैलरी देना, कमीशन देना। आपने अपने एसेट्स की दोबारा वैल्यूएट निकालो, कैलकुलेट करो, कुछ ना कुछ खर्चा को पे करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जब चैप्टर पढ़ा था डिसोल्यूशन, याद होगा आपने पढ़ा था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो जब भी कभी रिकंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे जो एक्सपेंसेस पे करेंगे, तो देखो यहाँ पर एंट्री रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आपके लिए क्या, लॉस, और लॉस में से क्या होता है, डेबिट। लॉस एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। और टू हमारे यहाँ जा क्या रहा है, टू बैंक, क्योंकि आपकी बैंक से पेमेंट हो रही है। कोई डाउट नहीं आता। एंट्री नंबर 7 फॉर सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। जैसे देखो आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करी, सब कुछ ठीक किया, तो आपको पता चला कि आपके पास 5,000 कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अनरिकॉर्डेड है, उसकी कोई भी एंट्री बुक में नहीं है। अनरिकॉर्डेड मतलब कि इसका बुक में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, और आपने ऐसे असेट्स को बेच दिया, क्या आएगा, पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट असेट्स अपॉन बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट पर टू, ये आपके लिए फायदा की लॉस है, फायदा, तो टू रिकंस्ट्रक्शन। देखो कहीं भी इसमें ना असेट वर्ड यूज नहीं कर रहे हम, हमें इसका समझ में पड़ता है कि असेट कौन सा था, नहीं था, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है, बस उसे बेच के पैसा आया और मान लो प्रॉफिट है, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट कर दिया। और सिमिलरली जिस तरह अनरिकॉर्डेड असेट हो सकता है, सेम इसी तरीके से फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो सकता है ये भी। तो देखो जिस तरह आपने इसकी पेमेंट करोगे, पैसा जाएगा, तो टू बैंक, पैसा बैंक से जा रहा है, और ये आपके लिए बिल्कुल लॉस है,
क्यों? आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ देना था, किसी के उधार थे, लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो जो भी आपका लायबिलिटी पे करोगे इस टाइम तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब आपने अब तक क्या देखा, हर बार इफेक्ट पड़ किस पर है? केवल रिकंस्ट्रक्शन पे। फायदा है तो क्रेडिट पे इफेक्ट पड़ता है रिकंस्ट्रक्शन के, लॉस एंड एक्सपेंस है तो डेबिट पे इफेक्ट पड़ता है। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? रिकंस्ट्रक्शन। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सारा इफेक्ट किस पे डाल रहे हो? रिकंस्ट्रक्शन पे। तो इसका क्या मेंटेन करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। देखिए अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इसके बाद का। प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या लिखा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड गिवन द बैलेंस शीट बट सैक्रिफाई। अब सोचो हुआ क्या, कंपनी की हालत बहुत खराब है, उन्हें अपने लॉस को कवर अप करना है। कंपनी के पास डिविडेंड देना था कि डिक्लेयर डिविडेंड तो करना था कि जो बैलेंस शीट गिवन है कि भैया हमें इतना डिविडेंड पे करना है, लेकिन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, उसके पास लॉस को कवर अप करना चाहती है। तो कंपनी ने क्या किया कि भैया बट सैक्रिफाई, उनके डिविडेंड को माफ करवा दिया कि आप इतना डिविडेंड मत लो, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी क्या हो सके? ठीक हो सके। क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी दोनों किसी जो कंपनी के मालिक है, ऑनर ही है। तो जितना अगर हम तुम्हें डिविडेंड देंगे वो अगर ना दे तो उस पैसे को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं और हम अपने लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बस वो यहाँ पे डिस्कस करना है। डिविडेंड डिक्लेयर तो किया गया लेकिन आपने सेक्रीफाई कर दिया। अब देखो डिविडेंड सेक्रीफाई मतलब आप कंपनी के लिए फायदा है, कंपनी को आप पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, और कंपनी के लिए फायदा हो गया तो रिकंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। फायदा हमेशा कहाँ जाता है? क्रेडिट पे जाता है। कंपनी का फायदा अगर सपोज 2 लाख भी था, सपोज 2 लाख डिविडेंड देना था और अब नहीं देना पड़ रहा है, फायदा क्रेडिट में। अब डेबिट करे तो करे किसे? प्रोपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट। ये जो 2 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पे करना था वो पे करने की जरूरत नहीं है, वो सेक्रीफाई कर दिया गया है, उन्होंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कंपनी मजबूत हो जाए, अच्छी हो जाए, वो ज्यादा बेटर है। अगर हम डिविडेंड ले भी ले और कंपनी नुकसान में चली जाए, घाटे, तो कंपनी बंद हो जाएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो कंपनी की हालत सुधारने के लिए क्या कर दिया गया? भैया माफ कर दो, कोई बात नहीं, हमें आपसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अगर घर की स्थिति ठीक ना हो तो क्या करते हो? कुछ चीज छोड़ दो ना सर, कोई बात नहीं पापा रहने दो, अगली बार काम आ जाएगा, अगली बार दे देना, आपने पहले घर संभालो। बस वही बात है, भी घर के मालिक ही है कंपनी की, तो यहाँ भी इनका पर्पस यही रहता है कंपनी की लॉस साइड ऑफ लॉस को हमें पहले बियर करना है, उसके बाद हमें कुछ चाहिए होता है। तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर गिविंग द बैलेंस शीट बट सैक्रिफाई। अब सेकंड में एंट्री में समझना सर, सेकंड केस एरर ऑफ डिविडेंड नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट बट नाउ पेड। आपके पास डिविडेंड था, देना था, एरर ऑफ डिविडेंड है, लेकिन बैलेंस शीट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस बात की, और अब क्या करना है इसे? बट नाउ पेड। आपके पास एक ऐसा लायबिलिटी क्रिएट हो गया जो पहले पता ही नहीं था, लेकिन आपको पे करना है। अब बताओ कंपनी के लिए लॉस है कि फायदा है? लॉस, क्योंकि कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा। इसकी एंट्री लिखो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? प्रोपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। इसके नंबर 2 एंट्री। सपोज हमने मान लिया 1 लाख रुपए था जो एरर है, 1 लाख करके। अब सेकेंड में ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना जगह यहाँ पे? 1 लाख। क्योंकि सेकंड एंट्री में क्या है? प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलने वाला है और पेमेंट कहाँ जा रही है? बैंक से जाती है। आप इसे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की जगह ना शेयर होल्डर लिखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूरा वर्ड लिखो, शेयर होल्डर। इसे कॉपी करो, ठीक है। डिक्लेयर्ड नाइदर डिविडेंड नाइदर डिक्लेयर्ड नॉट पेड। आपने ना तो डिक्लेयर किया और ना ही पे किया, ना तो कंपनी के लिए कुछ पेमेंट जाएगी और ना कंपनी को कुछ सेक्रीफाई, कुछ है ऐसा। कंपनी ने डिविडेंड देने की बात करी, ना डिक्लेयर किया कि भैया हम 2 लाख आपको देंगे, ऐसा भी नहीं बोला, और ना ही पे किया है। तो इस वाले केस में कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो कंपनी का फायदा है ना ही कंपनी का लॉस है। लॉस तब होता जब पेमेंट होती, और फायदा तब होता जब हम डिविडेंड
बात डिक्लेयर करे वो सेक्रीफाई करते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस वाले केस में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री 7 ही एंट्री होगी, 7 हो गई 8 हो गई, ये तो 3 एंट्री थी, इसका पार्ट था। देखो नेक्स्ट एंट्री 8 एंट्री। अब देखो अब तक आपने डिविडेंड डिक्लेयर की बात कर ली, 10वीं एंट्री है, ध्यान समझना। देखो राइटिंग ऑफ फिक्स्ड टीसीएस एंड इंटेंजिबल असेट्स। देखो इंटेंजिबल लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो आपको दिख नहीं रहा है, और ये आपके ऐसे एसेट्स आ जाते हैं इसमें लाइक जैसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कमीशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया आपका। इसमें और क्या आ सकता है आपका, अंडर राइटिंग कमीशन आ जाएगा, प्रीमियम एक्सपेंसेस आ जाता है। ये सारे जो भी क्या कहलाते हैं, ऐसे एसेट्स कहलाते हैं जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक का मिलेगा। प्रीमियम एक्सपेंसेस क्या है, आपने पेमेंट तो आज कर दी लेकिन यूज लंबे समय तक होगा। इनटेंजिबल एसेट गुडविल है, ठीक है, आपकी कंपनी का पहले ही लॉस इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, गुडविल खत्म हो गई है, तो इनको क्या करना है, आपको राइट ऑफ करना है। और जितना भी राइट ऑफ का जो काम होगा वो सारा का सारा किस में से यूज करेंगे हम, रिकंस्ट्रक्शन में से, क्योंकि इसके लिए हमने क्या मेंटेन किया था, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो देखो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या चला जाएगा, टू गुडविल। गुडविल के साथ ये अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। मैं 2-4 आइटम लिख दूं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी राइट ऑफ हो जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसके साथ टू पेटेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस। तो जितना भी आपको लॉस हुआ है, पेटेंट्स है, डिस्काउंट है, प्रीमियम एक्सपेंस, गुडविल, सब कुछ राइट ऑफ हो जाएगा किसमें से, रिकंस्ट्रक्शन में से। आपका जो कंपनी का लॉस आप शो करते हुए आते हैं, आपको लॉस शो करने की जरूरत नहीं है, वो अब ये क्या हो गया, माइनस हो गया, यूज हो गया, किसमें से यूज हो गया, रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन करने का बेनिफिट आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आप भी खर्चे क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। आपको जो कंपनी का 3-4 साल का लॉस होता जा रहा था, कंपनी डूबने लगी थी, वो आपको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आप भी लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करके अपनी कंपनी को थोड़ा बेटर दिखा सकते हो कि हम देखो हमारी कंपनी के पास अब लॉस वगैरह नहीं है। तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए भी क्या करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक डिस्कस करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। रिकंस्ट्रक्शन में आपने देखा कई कंपनियां ऐसा करती है ताकि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर दिखाया जा सके और अच्छा दिखाया सके, और अपने लॉस वगैरह क्या कर सके, राइट ऑफ कर सके। तो पेटेंट्स हो गया, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस आ जाता है इसके नाम। और 2 इसमें लिखो ट्रेडमार्क, ये सब आपका इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगा, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल। टू डिस्काउंट ऑन इशू और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब भी हम कंपनी डिवेंचर रिडम्पशन पे पेमेंट करेंगे तो उसके लिए क्या मेंटेन होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सारा कुछ राइट ऑफ होगा कहां से, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से। इसे कॉपी करो।